रे ना, रे रा ना, रा ना। यह कहानी एक छोटे से गांव किशनगंज की है, जो एक समय पर हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां की जमीन सूख चुकी है। गांव के चारों ओर खेत फैले हुए हैं, लेकिन अब वे बंजर हो चुके हैं। कुएं और तालाब पानी के बिना बेकार पड़े हैं। लोग पहले खुशहाल थे, लेकिन अब उनकी आंखों में सिर्फ चिंता और बेबसी झलकती है। उसी गांव में रामू, उसकी बूढ़ी माँ और बीमार बाबूजी के साथ एक छोटे से कुटिया में रहते थे। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। रामू का परिवार बहुत ही गरीब था, इस वजह से उसके यहाँ कभी कभी ही चूल्हा जलता था। गांव के कुछ बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर इस गांव की गर्मी का वार्तालाप कर रहे हैं। दादाजी, ये कैसी गर्मी है। मैं तो शहर में रहता हूँ, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बेटा, ये गांव की गर्मी है। यहाँ न तो एसी चलता है, न ही पंखे से ठंडक मिलती है। यहाँ तो प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी साथी है। गंगाराम काका, इस साल की गर्मी ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खेतों में काम करना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कहो मत लंकेश, सुबह सुबह खेत पर गया था, लेकिन सूरज की तपिश ऐसी थी कि आधे घंटे में ही चक्कर आ गया। फसल भी सूख रही है, पानी की भी किल्लत बढ़ गई है। लगता है यह गर्मी जान लेके ही मानेगी। सही कह रहे हो काका, इस गर्मी ने नदी नाले तालाब सब सुखा के रख दिया। सिंचाई का तो छोड़ो, पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो गया है। बेटा, इतनी तेज धूप में खेत जाने की क्या जरूरत है? कुछ तो खा ले पहले। खा लूं माँ? क्या खाऊं? यह आधी रोटी जो तू मेरे लिए बचा रखी है, पहले तू खा ले माँ। मैं बिना खाए भी काम कर लूंगा। बेटा, अगर तू बिना खाए खेत जाएगा तो कैसे काम करेगा? खेतों में पानी तो है नहीं, ऊपर से ये तपी हुई जमीन। एक तो तेरे बाबूजी कई दिनों से बीमार है। अगर तू भी बीमार पड़ गया तो मैं क्या करूंगी? जैसे ही रामू खेतों में काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है, वैसे ही सेठ अपने कुछ आदमी के साथ रामू के घर पहुंचता है। अबे रामू, कितनी बार समझाया कि मकान का किराया समय पर देना होता है, लेकिन तू तो बहाना बनाता रहता है। आज आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किराया देगा या घर खाली करेगा? मालिक, मेरी मजबूरी समझिए। मेरी फसल पूरी तरह सूख गई, एक भी दाना नहीं उगा। खाने को नहीं बचा तो किराया कहां से दूं? बस कुछ दिन और दे दो, मजदूरी करके पैसे जोड़ लूंगा। बहाने मत बना। तू जब से यहाँ आया है कभी ठीक से किराया दिया है? जब खाने के पैसे नहीं हैं तो किराए के घर में क्यों घुसा था? आज ही मकान खाली कर, वरना अंजाम बुरा होगा। मालिक, मेरे बूढ़े बीमार बाप और माँ पे रहम करो। इतनी गर्मी में हम कहां जाएंगे? हम सड़क पर सोने को मजबूर हो जाएंगे। थोड़ा और वक्त दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान भला करेगा? मेरा किराया कौन भरेगा? सुन रामू, अगर कल तक किराया नहीं मिला तो तुझे और तेरे परिवार को जिंदा जलाने में भी देर नहीं लगेगी। बहुत देखे हैं तेरे जैसे गरीब जो बहाने बनाकर मुफ्त में रहते हैं। अब या तो पैसे निकाल या जान देने के लिए तैयार रहना। यह कहते हुए सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। रामू इधर आग उगलती गर्मी में अपने खेत के फसल देखने को निकल पड़ता है। जब वह अपने खेत में पहुंचता है तो वह अपनी फसल की बर्बाद को देखकर उसका मन बैठ जाता है। वह गिड़गिड़ाकर कहने लगता है, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी। सुबह से लेकर रात तक इस जमीन के सीने पर हल चलाया, बीज बोए, पानी पिलाया, उम्मीद लगाई थी कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन सब बेकार गया। क्या मेरी किस्मत में बस दुख ही लिखा है?
मैं ही पागल हूं जो हर साल उम्मीद बांध लेता हूं। अगर पानी होता तो शायद फसल बच जाती, पर ये गर्मी, ये सूरज भी जैसे दुश्मन बनकर बरस रहा है। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी मेहनत का ये सिला क्यों? अगर मुझे भूखा ही रखना था तो ये उम्मीद क्यों दी थी? मैं मजदूरी कर लेता, पर तूने मेरे दिल में किसान बनने का सपना क्यों डाला? रामू दुखीहारा घर वापस आने लगता है। तब उसे रास्ते के चौपाल में विश्वनाथ चाचा से रामू की मुलाकात होती है। अरे रामू बेटा, क्या हाल बना रखा है? चेहरा बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? खेतों से आ रहा है ना? काका, कुछ भी नहीं बचा। इस साल भी खेतों में सिर्फ दरारें पड़ी हैं और कुछ नहीं। न कुएं में पानी है और न ही तालाब में। इस भयंकर गर्मी में सभी सूख चुका है। बेटा, सूखा तो हम सब पर कहर बनकर टूटा है, लेकिन तेरी आंखों में सिर्फ फसल का गम नहीं दिख रहा। कोई और चिंता भी खाए जा रही है तुझे। कुछ कहना चाहता है क्या? काका, कल मालिक और कुछ लोग आए थे। मालिक कह रहा था, अगर पैसे नहीं दे सकता तो घर खाली कर। मैं अपने बीमार बाप और बूढ़ी माँ को इतनी गर्मी में कहाँ लेके जाऊंगा? धमकी दिए है, अगर कल पैसा नहीं दिया तो पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा। काका, मैं अब क्या करूं? कहां से लाऊं पैसा? इधर रामू के बाबूजी का तबीयत पानी न मिलने की वजह से और अधिक खराब होने लगता है। वह धीमी स्वर में अपनी पत्नी गंगा से कहता है, गंगा, एक घूंट पानी पिला दे। गला सूख रहा है, लगता है जिंदगी अब बूंद बूंद के लिए तरस कर ही जाएगी। रामदीन, घर में एक बूंद पानी नहीं है। नदी, नाले और तालाब सभी सूख चुके हैं। गांव के कुआं में थोड़ी बहुत पानी बचा हुआ है, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि इस बूढ़ी को पानी का नसीब नहीं हुआ। गंगा, मैंने जिंदगी भर इस मिट्टी के लिए मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया, दूसरों के घरों में अनाज भरा, लेकिन आज जब मेरी बारी आई तो मेरी किस्मत में मुझे एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रही। अब रामू भी घर वापस आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब हम सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अब हमें वो जालिम सेठ मार डालेगा। माँ। बूढ़ी माँ दुखी होकर कहती है, हे भगवान, ये कैसे परीक्षा ले रहा है तू? एक हमारी फसल पूरी खराब हो गई और एक प्यासे से अंतिम सांसें गिन रहे हैं। क्या हुआ माँ? आप ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कहीं इनकी प्राण प्यास से ही न चली जाए। ऐसे मत बोलो माँ, मेरे रहते बाबूजी को कुछ नहीं हो सकता। मैं पानी लेके आता हूँ। कोई फायदा नहीं बेटा। नदी, नाले, तालाब और कुआं सभी सूख चुके हैं। अब हमें पानी कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन माँ, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे कैसे रह सकता हूँ? यह कहते हुए रामू घड़ा लेकर गांव के कुआं के पास आने लगता है, लेकिन कुआं पे खाली घड़ा लेकर खड़े और प्यासे लोगों का मातम पसरा हुआ रहता है। मोतीलाल चाचा, मुझे एक घड़ा पानी चाहिए। मुझे पहले भरने दो। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो रखी है। कहीं प्यास से उनकी जान न निकल जाए। अरे रामू बेटे, ये कुआं तो सूख चुका है। दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई है? अब बाबूजी का क्या होगा? रामू दुखी मन से खाली घड़ा लेकर घर की ओर आने लगता है। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा होकर मन ही मन सोचने लगता है, मैं खाली घड़ा लेकर घर कैसे जाऊं? नहीं नहीं, मुझे दूसरे गांव जाकर देखना चाहिए। शायद वहां पानी मिल जाए। यह कहते हुए वह जंगल के रास्ते से जाने लगता है। कुछ दूर चलने पर उसे अजीब चीज दिखाई पड़ती है। हे भगवान, ये बेचारे जानवर भी लगता है प्यास से मर गए। जानवरों को देख के तो लगता है इनकी मौत कुछ दिन पहले हुई है। शायद इधर पहले ही सूखा पड़ा है। मुझे आगे चलकर देखना चाहिए। यह कहते हुए वह आगे बढ़ने लगता।
कुछ देर में वह गांव पहुंच जाता है। अरे भाई, इधर भी सूखा पड़ा है क्या? हाँ भाई, हमारे गांव में लगभग सप्ताह भर से पानी की एक बूंद नहीं मिली है। कुछ लोग पानी की तलाश में दूसरे गांव चल दिए। ये सुनकर रामू के होश उड़ जाते हैं। इधर सेठ गुस्से में रामू के घर पहुंचता है और गुस्से में कहता है, अबे ओ बूढ़े, तुम्हारा झूठा और मक्कार औलाद कहाँ है? कितनी बार कहा किराया दे दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातों को हल्के में लिया। सेठ जी, हम कहां से दें किराया? हमारी फसल बर्बाद हो गई, पानी नहीं मिला। हमारा बेटा पानी की तलाश में निकला है। भगवान के लिए कुछ समय और दे दीजिए। भगवान से भीख मांगता है? तेरी गरीबी की कहानी सुनने नहीं आया हूँ। मैं अपना पैसा चाहता हूँ। अबे मुंह क्या ताक रहे हो? मारो इन गरीब को। जैसे ही सेठ अपने आदमियों को मारने का आदेश देता है, वैसे ही वे धारदार हथियार से उन पे बार बार चलाने लगते हैं। देखते ही देखते वे दोनों खून से लथपथ हो जाते हैं। रामू के बाबूजी की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी माँ दर्द से कराह रही थी। सेठ और उसके आदमी वहां से 9-2-11 होने लगते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले रामू की घर की ओर आने लगते हैं। इस वजह से सेठ और उसके आदमियों को देख लेते हैं। गांव वाले जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वे दोनों खून से लथपथ हैं। वे सेठ के विरुद्ध में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी किसी तरह से कोई मदद नहीं करते हैं। बेचारी रामू की मां दर्द से कराहने लगी। अब इतने में रामू घर की आने लगता है। वह घर पहुंचकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ, बाबूजी, ये हाल किसने किया? हे भगवान, माँ उठो माँ। बाबूजी, कुछ बोलिए। रामू की मां दर्द से कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने बेटे से कहती है, बेटा, रामू बेटा, जिस तरह तेरे बाबूजी एक एक बूंद पानी के लिए तरसे, वैसे किसी को तरसने मत देना। बेटा रामू, मेरे से वादा कर, मेरे जाने के बाद अपना वादा मत भूल जाना। तुम्हें मेरी कसम है। नहीं माँ, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। और ये हाल आपका किसने किया? बेटा, अब काफी देर हो चुकी है। हमारा ये हाल वो। वह आगे कुछ बोलती उसके पहले उसकी मां की भी मृत्यु हो जाती है। रामू के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक पल में वह अपने मां और बाबूजी को खो देता है। घड़ी के 8 बज रहे थे। गांव अंधियारी से छाई हुई थी। रामू के मां और उसके बाबूजी की मौत की वजह से मानो पूरे गांव में सन्नाटा और मातम छाया हुआ हो। रामू की सांसें तेज हो जाती हैं। वह अपना सिर पकड़कर रोने लगता है। उसकी आंखों में अपने बाबूजी की मुस्कुराहट और मां की ममता भरी आंखें घूम रही हैं। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, लेकिन अब उनमें सिर्फ आंसू नहीं, आग भी है। अगली सुबह रामू गांव वालों से अपने मां बाबूजी के हत्यारे को पूछता है, लेकिन गांव वाले रामू को साफ मना कर देते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि जैसे हाल उसकी मां और बाबूजी की हुई वैसे हमारी हो। वह दुखी होकर घर आ जाता है और खाट पे बैठकर अपनी मां को दिए कसम के बारे में सोचता है। अपने मां के कसम को पूरे करने के लिए वह अपना फावड़ा निकालकर कड़कड़ाती धूप में कुआं खोदने लगता है। वह दिन रात कुआं खोदता है। सप्ताह भर मेहनत करने के बाद वह कुआं तैयार कर लेता है, लेकिन भीषण गर्मी और सूखा की वजह से कुआं में एक बूंद भी पानी नहीं आता है। जब गांव वालों को रामू के कुआं खोदने और पानी न निकल आने की बात पता चलता है, तो वे रामू का मजाक उड़ाने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। अरे रामू, गरीब तो तुम हो ही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम में बुद्धि भी कम है। पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा है। इतनी भयंकर गर्मी की वजह से तुम्हें लगा था कुआं खोदने से पानी निकल जाएगा, तो हम लोग बेवकूफ हैं। हमें ये तरकीब नहीं आया था क्या? ये बोलकर वे रामू का मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन सुबह जब वह घर से बाहर निकलता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे,
ये तो चमत्कार हो गया। मेरा कुआं तो कल सूखा था, रातों रात इतना पानी कहां से आ गया? ये तो गजब हो गया। लगता है माँ का वादा मैंने पूरा कर दिया। गांव वालों को जब पता चला कि रामू के कुआं में पानी निकल आया तो वे घड़ा पकड़ पकड़ कर पानी लेने रामू के पास पहुंचे। रामू, मुझे माफ कर दो। तुमने हम सबकी भलाई चाही, लेकिन मैं तुम्हें क्या क्या नहीं बोला। कोई बात नहीं, गलती तो हम इंसानों से ही होती है और माफ करना हमारा कर्तव्य है। मैंने सभी को माफ किया। बेटा रामू, तुमसे कुछ कहना है? तुम्हें अपने माता पिता के हत्यारे के बारे जानना है ना? हाँ चाचा। बेटा, तुम्हारे माता पिता को सेठ ने मारा है। जब चीखने की आवाज आई तो मैं और कुछ लोग तुम्हारे घर की ओर आने लगे। तभी तुम्हारे घर से सेठ और कुछ आदमी तेज धारदार हथियारों के साथ घर से बाहर निकल रहे थे और सेठ ने हमें धमकी दिया था कि अगर हम में से कोई भी यह बात तुम्हें बताए तो हमें भी मार डालता। हम मजबूर थे बेटा, हमें माफ कर दे। मुझे पहले ही शक था उस दरिंदे पे। उसकी अब खैर नहीं चाचा। रामू गांव वालों की मदद से थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इस वजह से सेठ और उसके आदमियों को जेल में बंद कर दिया जाता है।